नमस्कार बच्चों, ये देखिए आप, ये जो आपका चैप्टर है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला, तो इसमें आप देखेंगे बच्चों पेज नंबर 21 के ऊपर आपने देखा कि जो पहला पैराग्राफ है वो मैंने पूरा पढ़ाया आपको और जो दूसरा पैराग्राफ है लगभग वो भी एक बार कंप्लीट तो गया था। अंतिम लाइन देखना, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वह नहीं होता है जो कभी भयभीत नहीं होता, बल्कि बट यानी लेकिन होता है, बल्कि भी होता है। बट ही हु कंक्योर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर आदमी वह होता है जो भय को जीत लेता है। बल्कि बहादुर आदमी वह होता है जो भय को जीत लेता है। बहादुर वह नहीं होता जो कभी भयभीत नहीं होता, बल्कि बहादुर वह होता है जो भय को जीत लेता है। ये लाइन बच्चों मैंने जब आपको इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भी एक कोटेशन मैंने बताया था आपको। मैंने ये भी कहा था कि गॉड हेल्प्स ओनली दोज, ईश्वर केवल उन्हीं लोगों की मदद करता है हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद खुद करते हैं। दिस कोटेशन वाज आल्सो गिवन बाय नेल्सन मंडेला, और ये भी नेल्सन मंडेला ने कहा है कि बहादुर आदमी वह नहीं होता जो कभी भयभीत नहीं होता, बल्कि बहादुर आदमी वह होता है हु कंक्योर्स दैट फियर, जो उस भय को जीत लेता है। कंक्योर का मतलब जीतना होता है बच्चों। आपने वो सुना होगा, ट्रूथ कंक्योर्स एट लास्ट, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की अंत में जीत होती है। तो कंक्योर माने जीतना होता है, और WIN विन यानी क्या होता है, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो विन माने भी जीतना होता है, विन यानी जीतना होता है, विन कंक्योर यानी भी क्या होता है, जीतना होता है। ओके देखना, और डिफीट यानी हराना होता है। जब आप हराते हो तो जीतते हो, तो डिफीट के अंदर भी कहीं न कहीं जो है जीतने का मीनिंग शामिल है। आई डिफीटेड हिम, मैंने उसको हराया, इट मींस आई वॉन, मैं जीता। और जो विजेता होता है बच्चों, उसको बोलते हो आप विक्टोरियस। क्या बोलते हो, ये देखना, एक शब्द है VICTORY, विक्ट्री यानी जीत होता है बच्चों। और मैंने कहा था कि अंत में क्या आना चाहिए, IOUS या OUS। देखो विक्टो और आई लगाया, OUS जोड़ा, इसका मतलब तो बच्चों विजय होता है। देखो विजय, और इसका मीनिंग होता है विजयी, विजयी। विजयी का मतलब जिसने विजय प्राप्त कर ली है, विजेता भी कहते हो आप उसको, विजयी या विजेता, दोनों शब्द अलग अलग है। ये विजय है, ये विजयी है। विजयी के आंसू, विजयी के आंसू का मतलब जो जीता है उसके बावजूद रो रहा है, विजयी के आंसू। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका पैराग्राफ दूसरा समाप्त है, और मैं तीसरे पैराग्राफ के ऊपर चल रहा हूं। नो वन इज, नो वन इज। या बच्चों आप ये देखना, आपको ये देखना है कि एक शब्द आ रहा है नो के बाद में वन, और आइए देखो ई जा रहा है, आइए क्या आ रहा है, ई जा रहा है। ठीक है, तो आप ये समझे कि नो वन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, या नन, नो वन को नन भी कहते हैं आप, नन या नो वन, तो बच्चों उस सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। देखो मैं आपको एक सेंटेंस से क्लियर करता हूं, लिखना, नो वन को आप कहते हो नन, नन ऑफ देम, और ये शब्द है, देखो नन ऑफ देम स्मोक। दूसरा देखना, नन ऑफ देम, वो का वो उतारा है मैंने और कुछ नहीं किया है, स्मोक्स। ये देखो बच्चों, ये पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है और दूसरा सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। नन ऑफ देम स्मोक, नन ऑफ देम स्मोक्स। आपने क्या देखा बच्चों, इसमें पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन का प्रयोग हुआ है। क्या होता है पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन, बताया था मैंने कि जब भी किसी प्रीपोजिशन की सहायता से आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, जब भी किसी प्रीपोजिशन की सहायता से आप दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, एक सब्जेक्ट तो ये हो गया बच्चों, एक ये हो गया, और बीच में आ गया प्रीपोजिशन। तो जब भी किसी प्रीपोजिशन की सहायता से आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो बच्चों जो पेरेंट वर्ड होता है या जो हेड वर्ड होता है, रियल सब्जेक्ट, वो प्रीपोजिशन के पहले होता है ये, और इसके अनुसार आएगी वर्ब। तो नन को बहुवचन भी माना जा सकता है और नन को एक वचन भी माना जा सकता है। नन कैन बी कंसिडर्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, इसलिए नन के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। और नो वन को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, नो वन को शॉर्ट में नन कहा जाता है। ये नन की बात है बच्चों। ठीक है, और जब आपने नो वन लिखा है तो इसके बाद में कौन सी वर्ब आ रही है, सिंगुलर। देखना, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी से घृणा करते हुए जन्म नहीं लेता है। नो वन इज बोर्न, कोई नहीं जन्मा है। नो वन इज बॉर्न, कोई नहीं जन्मा है। ये सेंटेंस के साथ बच्चों, ही इज गॉन, वो गया हुआ है, ही इज गॉन टू अमेरिका, वो अमेरिका गया हुआ है। ही हेज नहीं बोला मैंने इज बोला है। तो देखो यहाँ क्या है, नो वन इज बॉर्न, नो वन इज बॉर्न, कोई भी नहीं जन्मा है।
हेटिंग घृणा करते हुए अनदर पर्सन, दूसरे आदमी से, कोई भी आदमी दूसरे आदमी से नफरत करते हुए या दूसरे आदमी से घृणा करते हुए नहीं जन्मा है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी त्वचा के रंग के कारण, और इस बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि के कारण। यानी कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी से उसकी त्वचा के रंग अथवा उसकी पृष्ठभूमि के कारण घृणा करते हुए नहीं जन्मा है, और इस रिलीजियन या उसका जो रिलीजियन है, उसका जो धर्म है, उसका जो मजहब है, उस मजहब के कारण कोई भी आदमी उससे घृणा करते हुए दूसरे आदमी से घृणा करते हुए नहीं जन्मा। देखो बच्चों, ये शब्द होता है REGION, रीजन, और रीजियन, इसके अलावा आप देखेंगे रिलीजियन। दीज आर डिफरेंट वर्ड्स। इस ऊपर वाले का मीनिंग तो बच्चों प्रदेश होता है, प्रदेश, ठीक है। प्रदेश को अन्यथा आप जोन भी कहते हैं, ZONE, और बच्चों इसको आप ZONE जोन के अलावा एरिया भी कहते हो। एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसको रीजियन कहते हैं, ओके। और ये जो दूसरा वर्ड है बच्चों, इसका मीनिंग होता है धर्म या मजहब। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये जो धर्म या मजहब है उसको आप रिलीजियन कहते हैं। स्पेलिंग आपकी बुक में लिखी हुई है, इसलिए कोई खास बात नहीं है। देखिए आप, कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी से उसकी त्वचा, उसकी बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, उसके धर्म आदि के कारण नफरत करते हुए नहीं जन्मा है। हेटिंग को अंडरलाइन कर लो बच्चों, और इसका मीनिंग लिखना गणना करते हुए, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल से दो कर्ताओं को जोड़ दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो हिंदी अनुवाद करते समय हुए या करके की ध्वनि आती है। कैसे? जैसे आई हर्ड सम नॉइज, मैंने कुछ आवाज सुनी, आई केम टू द विंडो, में खिड़की पर चला आया, तो हियरिंग सम नॉइज, कुछ आवाज सुन करके आई केम टू द विंडो, में खिड़की पर चला आया। तो जब दोनों को आपने हियरिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के जब आपने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा बच्चों, तो आपने जब हिंदी अनुवाद किया तो हिंदी अनुवाद में क्या निकला? हुए या करके की ध्वनि आती है। तो कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी से, हुए कैसे? जैसे मैंने आपको स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। स्माइलिंग फेस का मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा, या जो स्माइलिंग शब्द है उसका मीनिंग मुस्कुरा रहा नहीं है, मुस्कुराता हुआ। मुस्कुराता हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो बात समझे आप कि नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी आदमी, एक बात और सुनो बच्चों, सेंटेंस के शुरू में नो आ रहा है और आगे बार बार और आ रहा है, आगे बार बार और आ रहा है। आपने तो अब तक यही पढ़ा होगा कि आइदर के साथ और आता है। देखना, आइदर के साथ बेशक और आता है, लेकिन बच्चों अगर सेंटेंस में नो आ रहा है, नोट आ रहा है या नेवर आ रहा है, तो इसका कोरिलेटिव भी और ही होता है। इनके साथ नोर का प्रयोग करने की कभी गलती नहीं करें। और एक शब्द है बच्चों वेदर, देखना वेदर, इस वेदर के साथ हमेशा और आता है। बात तो दरअसल यह है कि अगर इधर और आया है तो इधर वेदर ही आना चाहिए, इफ नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? इफ नहीं आना चाहिए। जैसे सेंटेंस में बोलता हूं, बात को समझना, आई डोंट नो इफ शी विल कम और नॉट, आई डोंट नो इफ शी विल कम और नॉट। आपने क्या देखा कि आगे और आ रहा है, इसलिए इसमें इफ गलत है। शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ को काट के वेदर करना पड़ेगा। आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, मुझे नहीं मालूम कि वो आएगी या नहीं आएगी। बात समझ आ रही है? अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और शब्द आ रहा है तो आरवी तथा RS को इफ से जोड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए, और अगर जुड़ा हुआ है तो उसको शुद्ध करने के लिए उसे काट करके वेदर में बदल देना चाहिए। आगे देखें। अच्छा, आगे वाला सेंटेंस देखो, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। मस्ट यानी क्या होता है बच्चों? अवश्य, अवश्य, वश, और जिस पर वश चल जाए वो वश्य, और जिस पर वश नहीं चले वो अवश्य। ठीक है, ओके। तो पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना अवश्य सीखना चाहिए। लोगों को नफरत करना, घृणा करना जरूर सीखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु अगर लोग घृणा करना सीख सकते हैं तो उनको मोहब्बत करना भी सिखाया जा सकता है, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। यही बात इसमें कह रहे हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल को अंडरलाइन करो बच्चों, और याद करो कि पीपल में एस जोड़ के जनरली उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। ठीक है, 3 शब्द बताए थे मुख्य तौर पे। पीपल, पीपल्स नहीं होता, होता है तब वो देशों के सेंस में होता है। ठीक है, केटल, केटल का केटल्स नहीं होता, और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं होता। अदर वर्ड्स आर आल्सो देयर बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। ओके, तो पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना जरूर सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न, और अगर वे सीख सकते हैं, टू हेट माने नफरत, अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको लव करना, उनको प्यार करना, उनको मोहब्बत करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर यानी बिकॉज, अंडरलाइन कीजिए बच्चों फॉर को। यहां फॉर का मतलब के लिए नहीं है, फॉर यानी बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्यार जो है या जो मोहब्बत है वो मानव के दिल में अधिक स्वाभाविक रूप से आती है बजाय इसके विरोधी के।
इसका विरोधी कौन है? मोहब्बत का विरोधी नफरत है। तो जो मोहब्बत का भाव है, जो प्यार का भाव है, वो मनुष्य के दिल में अधिक नेचुरली, अधिक स्वाभाविक रूप से आता है देन इट्स अपोजिट, बजाय इसके अपोजिट। यानी प्रेम का अपोजिट क्या होता है? घृणा। तो घृणा बजाय इसके अपोजिट, बजाय इसके विलोम या बजाय इसका जो विरोधी घृणा वाला भाव है, उसके बजाय मानव मन में जो प्यार का भाव है वो शीघ्र आता है। ये मनोविज्ञान की बात है। दिस इज ए फैक्ट ऑफ साइकोलॉजी। आइए बढ़ाएं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहां तक कि जेल के सर्वाधिक अप्रिय क्षणों में भी, इवन इन द ग्रीमेस्ट, ग्रीमेस्ट का मतलब क्या होता है? अप्रिय, और टाइम्स का मतलब मोमेंट्स, क्षण। यहां तक कि जेल के, देखो बच्चों यहां प्रिजन के पहले द नहीं आया है, क्योंकि जो राइटर है वो बंदी है, वो कैदी है। जब कोई जेल में प्राइमरी पर्पस से यानी पनिशमेंट पाने के लिए जाता है तो हम जेल के आइए द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, परंतु अगर किसी दूसरे उद्देश्य से सेकेंडरी पर्पस से जाता है तो जरूर करते हैं। तो देखें क्या लिखा है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। देखो बच्चों, ये जो ह्यूमन हार्ट शब्द है इसको देखना आप, ये ह्यूमन का मतलब मानवीय है, और कई बार HUMAN नहीं होता, ई और जुड़ा हुआ होता है, उसका मीनिंग दयालु होता है। यू मस्ट बी ह्यूमन, तुमको दयालु होना चाहिए। और ह्यूमन हार्ट का मतलब होता है मानवीय। ये जो ह्यूमन शब्द है बच्चों, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ह्यूमन हार्ट का मतलब मानव हृदय नहीं होता, मानवीय हृदय होता है। वैसे अपन बोलचाल में क्या करते हैं, उसको मानव हृदय लिख देते हैं, बाकी इसका जो सही अनुवाद है वो होता मानवीय, मानवीय। ओके, आइए देखना। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहां तक कि जेल के सर्वाधिक अप्रिय क्षणों में भी, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों को, मेरे कॉमरेड्स, मेरे साथियों को, एंड आई और मुझे, वर पुश्ड, हमको धकेल दिया जाता था, टू अवर लिमिट्स यानी हमारी सहनशीलता की हदों तक। यहां तक कि जेल के सर्वाधिक अप्रिय क्षणों में भी, जबकि मेरे साथियों तथा मुझे हमारी सहनशीलता की हदों तक, हमारे बर्दाश्त करने की हदों तक धकेल दिया जाता था, तब भी क्या होता था? आई वुड सी ए ग्लीमर, तब भी बच्चों मुझे आभास होता था। ग्लीमर, एक किरण, तब भी मुझे किरण दिखाई देती थी। कौन सी किरण? ऑफ ह्यूमैनिटी, तब भी मुझे मानवता की किरण, मानवता का आभास होता था। इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी जो कई सारे गार्ड थे वहां, कई सारे जो रक्षक थे, उन रक्षकों में से किसी एक के अंदर मुझे क्या होता था? मानवता का आभास होता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद ऐसा केवल एक क्षण भर के लिए, एक निमिष मात्र के लिए, पल भर के लिए ऐसा होता था, पल भर के लिए, परंतु बट इट वाज एनफ टू रीअश्योर मी, परंतु ये मुझे पुनः आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे गतिमान बनाए रखने के लिए पर्याप्त हुआ करता था, काफी हुआ करता था। याद करो बच्चों, एक कहावत बताई थी, एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, हर काले बादल में एक सिल्वर लाइनिंग, चांदी के समान जो किरण है, जो रश्मि है, वो छिपी रहती है। हिंदी में इसका अनुवाद जयशंकर प्रसाद ने किया कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, कमाई की लाइन है। तो उसमें उन्होंने कहा कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, इसका मतलब जैसे रात जाती है और नया प्रभात आता है, वैसे प्रकृति का नियम है। दिस इज द रूल ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है कि सुख जाता है, दुख आता है, दुख जाता है, पुनः सुख आता है। ये एक चक्र है, दिस इज ए साइकिल। ये क्या है? ये एक चक्र है, और ये लगातार प्रकृति क्या करती है? अपना ये जो चक्र है, अपना जो डिसिप्लिन है, उसको सदैव वो क्या करती है? उसको पालन करती है। हम कई बार क्या सुबह उठने में देर भी कर सकते हैं, पर सूर्य अपने टाइम से उदित होता है, सूर्य अपने टाइम से अस्त होता है, चंद्रमा अपने समय से उदित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति हमसे अधिक अनुशासनबद्ध है, प्रकृति हमसे अधिक डिसिप्लिन में रहती है, ठीक है। और प्रकृति हमको ये सबक सिखाती है कि हमें भी क्या करना चाहिए, उसी तरीके से अपने जीवन में जो डिसिप्लिन और जो अनुशासन का मंत्र है उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि यही सफलता का सबसे ज्यादा असरदार मंत्र माना गया है। आगे चलें तो आई, देखो बच्चों यह एक बात लिखी है, माई कॉमरेड्स एंड आई। आपने देखा, मैंने एक नियम बताया था 2-3-1 वाला, जब किसी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन। क्या आएगा? सेकंड पर्सन नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आएगा थर्ड पर्सन, और लास्ट में आएगा फर्स्ट पर्सन। देखो इसमें आई बाद में आ रहा है, माई कॉमरेड्स एंड आई। अगर बच्चों इसको यूं लिखा जाता कि आई एंड माई कॉमरेड्स, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। ये प्रोनाउन का नियम है कि when more than one pronouns are there, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या किसी भी जगह पर एक से ज्यादा प्रोनाउन आ रहे हैं और अगर आपने उनको एंड से जोड़ा है,
तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए बच्चों? सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, उसके बाद में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा और अंत में आएगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। परंतु अगर वाक्य पाप भूल दोष वाला है, परंतु अगर वाक्य पाप भूल दोष वाला है तो नियम उल्टा हो जाएगा, 1 2 3। जैसे आई यू एंड शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसको काट के आर करना पड़ेगा। आई यू एंड शी इज नहीं आर, आई यू एंड शी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, इस लॉस के लिए मैं तुम और वह जिम्मेदार है। तो ये बच्चों वाक्य कैसा हुआ? ये पाप भूल दोष वाला वाक्य हुआ, इसलिए यहां पर क्रम कौन सा रहेगा? 1 2 3। वैसे जनरली क्रम कौन सा रहता है? 2 3 1। आइए बढ़ाएं, आइए देखो मैन्स गुडनेस, ये बच्चों जो मैन है इसके आगे आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा है? मैन और वुमेन शब्दों का प्रयोग जब व्यापक संदर्भों में किया जाता है, पूरी मानव जाति के लिए किया जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आता। जैसे मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन, मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन, यानी मनुष्य सृष्टि का सरताज होता है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है। उसी तरीके से वुमन इज मैन्स मैट, वुमन के आगे आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि सभी स्त्रियां पुरुषों की सहचरी या अर्धांगिनी होती है, ऐसा इसका मीनिंग है। यानी यहाँ पर वुमन शब्द का प्रयोग जो है व्यापक संदर्भों में किया गया है, पूर्ण मानव जो स्त्री जाति है उसके लिए इसका प्रयोग किया गया। आगे देखना, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम। देखो बच्चों, मनुष्य की अच्छाई तो एक ज्वाला है, मनुष्य की अच्छाई तो वह आग है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, परंतु उसको बुझाया नहीं जा सकता। आपको समझना, मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी आग है, एक ऐसी ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसको हाइड किया जा सकता है, जिसको कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, बट दैट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड फॉर एवर, परंतु उसे हमेशा हमेशा के लिए पुट आउट नहीं किया जा सकता, उसे बुझाया नहीं जा सकता। पुट आउट यानी बुझाना होता है, पुट आउट यानी बुझाना, एक्सटिंग्विश यानी बुझाना। आइए बच्चों देखो आइए वाला पैराग्राफ, इन लाइफ, जिंदगी में एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइगेशंस, हर इंसान के 2 कर्तव्य होते हैं। ट्विन को अंडरलाइन करो बच्चों, और ट्विन का मतलब 2 लिखो। देखो TWIN, ट्विन का मतलब जुड़वा होता है, ट्विंस। ट्विंस का मतलब जुड़वा होता है, जैसे लव और कुश भगवान श्री रामचंद्र के 2 बेटे थे, एंड देवर ट्विंस। लव एंड कुश वर ट्विंस, लव और कुश ट्विंस थे, जुड़वा बेटे थे, एक साथ उनका जन्म हुआ था। तो आपने देखा कि ट्विंस का मतलब जुड़वा होता है, और ट्विन में 2 का भाव छिपा हुआ है। BOTH बोथ 2, TWO2 2, DOUBLE डबल 2, COUPLE कपल 2, PAIR पेयर 2। क्या देखा आपने? ये जितने शब्द मैंने बोले बच्चों, इन सभी शब्दों के अंदर कहीं न कहीं 2 ध्वनित हो रहा है, कहीं न कहीं इनके बीच में क्या ध्वनित हो रहा है? 2 ध्वनित हो रहा है। ओके बच्चों, तो इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइगेशन, जिंदगी में हर इंसान के 2 कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से कर्तव्य होते हैं? इनके ऊपर बच्चों हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उसके बाद में बताऊंगा आपको मैं कि इंसान की जिंदगी में कौन कौन से मुख्य रूप से 2 कर्तव्य होते हैं।
कि लाइफ, जिंदगी में एवरी मैन, एवरीबडी हैज ट्विन ऑब्लाइगेशंस। एवरी मैन, हर आदमी की, देखो बच्चों मैन है या वुमन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है या मैन शब्द का प्रयोग हुआ खास तौर पर आप तो इसको स्त्री और पुरुष दोनों अर्थों में ले सकते हो, क्योंकि अब स्थितियां बदल गई है। नाउ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए वुमन एंड ए मैन। अब स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेद की जो लक्ष्मण रेखा थी वो धीरे 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 मिटती जा रही है, और मुझे तो लगता है कि पूरी पूरी मिटी गई है। ओके, तो इन लाइफ, जिंदगी में एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइगेशंस। ऑब्लाइगेशन का मतलब ड्यूटीज होता है, कर्तव्य होता है। जिंदगी में हर इंसान के दो फर्ज होते हैं। एक फर्ज होता है बच्चों अपने वतन के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश और अपने लोगों के प्रति, और उसका दूसरा फर्ज होता है अपने परिवार के प्रति, अपनी बीवी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। तो इस तरीके से ड्यूटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इस तरीके से नेल्सन मंडेला साहब ने कहा कि कर्तव्यों को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कौन से कर्तव्य? एक तो होते हैं बच्चों राष्ट्रोन्मुखी कर्तव्य, राष्ट्रोन्मुखी, और दूसरे होते हैं परिवारोन्मुखी कर्तव्य। समझ में आ रहा है? एक कर्तव्य वो है जो आपके अपने परिवार के प्रति बनते हैं। परिवार में आपके माता पिता हैं, परिवार में आपकी पत्नी है, परिवार में आपके बच्चे हैं, और भी हो सकते हैं। और जो दूसरा कर्तव्य है बच्चों आपका, जो इससे भी ज्यादा अहम है, क्या? एक दूसरा कर्तव्य है जो इससे भी ज्यादा अहम है, वो कर्तव्य है आपका आपके देश के प्रति, आपके वतन के प्रति। उस कर्तव्य को मैंने ज्यादा अहम इसलिए बताया बच्चों, आप लोगों ने शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता पढ़ी होगी, पथ भूल न जाना पथिक कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही। उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी कि रणभेरी सुन के विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में मंगल थाल लिए कुछ जलकन ढुलक रहे होंगे, कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही। यह बात यह है कि एक फौजी को बॉर्डर पर उसका कर्तव्य बुलाता है और उसका प्यार उसको वापस अपने परिवार की ओर खींच के लाता है। और पोएट इस बात का मैसेज देता है, ये संदेश देता है कि जब भी प्रेम और कर्तव्य के बीच में द्वंद्व हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तब इस उलझन के अंदर जो अपना कर्तव्य है उसको कभी नहीं भुलाना चाहिए, उस कर्तव्य को कभी नहीं भुलाना चाहिए। लाइन बच्चों मैंने शुरू में कविता के अंदर ही बताई थी आपको, अंग्रेजी में कविता थी कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा कि जंगल बड़े सुंदर हैं, सघन हैं, विस्तृत हैं। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन नो, माना कि ये बड़े सुंदर हैं, इनको इनके सौंदर्य को देखने में बहुत मजा भी आ रहा है, परंतु मुझे तो क्या करना है, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आई हैव माय प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और सोने से पहले, मृत्यु रूपी चिर निद्रा में सोने से पहले मुझे हजारों मील चलना है, कई मील चलना है, और मुझे क्या करना है, आई हैव टू फुलफिल ऑल माय ऑब्लाइगेशंस, आई हैव टू फुलफिल ऑल माय ड्यूटीज। मुझे मेरी जितनी भी ड्यूटीज है, मेरे कर्तव्य है, उनको पूरा करना है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्तव्यों को पूरा नहीं करेगा और उससे पहले ही वो चिर निद्रा में सो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या है, इतिहास सदैव उसको प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है, सवालों की दृष्टि से देखता है। देखिए बच्चों, इन लाइफ एवरी मैन हैज टू एन ऑब्लाइगेशंस, ऑब्लाइगेशन टू हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति कर्तव्य। ये टू है ना बच्चों, इसका मीनिंग होता है के प्रति। यहां पर ऑब्लाइगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिताओं के प्रति कर्तव्य, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य। चिल्ड्रन में एस जोड़ के कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट, एंड ही हैज एन ऑब्लाइगेशन टू हिज पीपल, और उसका एक कर्तव्य होता है अपने देशवासियों के प्रति। पीपल को अंडरलाइन करो बच्चों, और पीपल का मतलब लोग मत लिखना, पीपल का मतलब देशवासी। क्योंकि लोग तो अमेरिका में भी बसते हैं, लेकिन अमेरिका के लोगों के प्रति मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन मेरी ड्यूटी किसके प्रति है? आई एम ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ माई ओन नेशन। मेरे स्वयं के राष्ट्र के जो लोग हैं, मेरे जो देश प्रेमी हैं, मेरे जो देश के लोग हैं, मेरे देशवासी हैं, उनके प्रति क्या बनता है? उनके प्रति भी मेरा कर्तव्य बनता है। यही बात है। एंड ही हैज एन ऑब्लाइगेशन टू हिज पीपल, और उसका अपने देशवासियों के प्रति कर्तव्य है। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य है। हिज कंट्री, अपने वतन, अपने मुल्क के प्रति भी उसका फर्ज बनता है, उसका कर्तव्य बनता है। और बच्चों, दोनों कर्तव्यों को पैरेलल मानते हुए, समानांतर मानते हुए, दोनों कर्तव्यों को निभाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक कर्तव्य को निभाओ और दूसरे को बिल्कुल छोड़ दो, आपको संसार में यश नहीं मिलेगा। बोथ ड्यूटीज आर वेरी नेसेसरी, बोथ ऑब्लाइगेशंस आर वेरी नेसेसरी टू फुलफिल। जो दोनों कर्तव्य हैं, दोनों फर्ज हैं, उनको फुलफिल करना, उनको निभाना बहुत 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 जरूरी है। देखिए, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सिविल यानी बच्चों क्या होता है? सभ्य, सिविलाइज्ड। सिविल का मतलब गृह भी होता है, ठीक है, सिविल का मतलब गृह है, ठीक है। सिविल मैटर्स का मतलब होता है जो अपने घरेलू मामले हैं,
ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन देखो कौन सा शब्द आया बच्चों, ह्यूमन के अंत में आ रहा ई, यह इसका मीनिंग है दयालु, दयालुता से पूर्ण, ठीक है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी अर्थात एक सभ्य तथा दयालु समाज में, एक सभ्य तथा दयालु समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर इंसान अपने उन दोनों कर्तव्यों को फुलफिल करने में या अपने उन कर्तव्यों को निभाने में समर्थ होता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, अपने स्वयं के रुझानों के अनुसार। अंडरलाइन करो, इंक्लिनेशन, इसका मीनिंग रुझान होता है। क्या मीनिंग होता है? इस शब्द का अर्थ रुझान होता है। और ईच को अंडरलाइन करो बच्चों। देखो ईच और एवरी का फर्क मैं आपको समझाऊं, ये ईच है और ये एवरी है। ईच का प्रयोग तो दो के लिए भी हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग बच्चों दो के लिए नहीं हो सकता। एवरी का प्रयोग तो हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। ईच यानी प्रत्येक और एवरी यानी भी प्रत्येक। देन व्हाट इज द डिफरेंस? फिर डिफरेंस क्या है? ईच का प्रयोग तो दो के लिए भी हो सकता है और दो से अधिक के लिए भी हो सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग दो के लिए नहीं हो सकता, सिर्फ दो से अधिक के लिए होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जॉन एंड बिपाशा लव वन अनोदर, यहां पर वन अनोदर को काट के ईच अदर इसीलिए करवाया गया था क्योंकि जब काम केवल दो ही आदमी के बीच कारित होगा तब ईच का प्रयोग ही मान्य है, वहां एवरी का प्रयोग भी नहीं हो सकता और वन अनोदर भी गलत है। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखना ये ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक आदमी उन कर्तव्यों को निभाने में समर्थ होता है अकॉर्डिंग टू के अनुसार हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपने स्वयं के रुझानों तथा अपनी क्षमताओं के अनुसार। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के रुझानों तथा अपनी क्षमताओं के अनुसार उन दोनों कर्तव्यों को निभाने में समर्थ रहता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में, लाइक को अंडरलाइन करो बच्चों, और लाइक का मतलब पसंद करना नहीं होता, होता है, परंतु इस वाक्य में इसका मीनिंग क्या है कि जैसा, ये प्रीपोजिशन है, ये वर्ब नहीं है। लाइक जब वर्ब का काम करता है तो इसका मीनिंग पसंद करना होता है। जैसे आई लाइक यू, ये तो वर्ब है, लेकिन आई एम नॉट लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, ये प्रीपोजिशन है। बात सही है? ओके बच्चों, देखना आप। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को अंडरलाइन करो बच्चों और दिमाग में बैठा लो कि इसके नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। ठीक है, साउथ अफ्रीका नहीं होता, साउथ अफ्रीका होता है। एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, गुरुजी आप पढ़ाते हो कि आइलैंड्स जो होते हैं, द्वीप, उनके नाम के पहले द आता तो क्या श्रीलंका के नाम के पहले द आना चाहिए? मैंने कहा नहीं, नहीं आना चाहिए। यह माना कि श्रीलंका बेशक एक द्वीप है, श्रीलंका इज एन आइलैंड, सीलोन कहते हैं अंग्रेजी में, सीलोन, CEYLONE, एंड एक ऐसी जगह है, प्लेस विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, जो तमाम दिशाओं से पानी के द्वारा आवृत होता है, वो आइलैंड कहलाता है। और श्रीलंका बेशक एक आइलैंड है, पर बच्चों मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ाया होगा कि द्वीपों के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। मैंने तो ये पढ़ाया होगा कि जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, जो द्वीप समूह होते हैं, उनके नामों से पहले द का प्रयोग होता है। और श्रीलंका एक द्वीप बेशक है, परंतु क्या नहीं है? वो द्वीप समूह नहीं है। नॉट ए चेन ऑफ आइलैंड्स, वो आइलैंड्स की चेन नहीं है, वो द्वीप श्रृंखला नहीं है। आइए बढ़े। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे जन्म के, एंड कलर, मेरे जन्म के तथा मेरे रंग के आदमी के लिए लगभग असंभव था, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, उन दोनों कर्तव्यों को निभाना। परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म तथा मेरे जैसे रंग के आदमी के लिए उन दोनों कर्तव्यों को निभाना क्या था? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लगभग असंभव था, मुश्किल नहीं था। दैट वाज नॉट ओनली डिफिकल्ट, वह केवल मुश्किल नहीं था, बट दैट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, परंतु वह लगभग नामुमकिन था, असंभव था। क्यों? इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, अंडरलाइन कर लो बच्चों, एक शब्द आता है ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसका मीनिंग होता है सिद्धांतवादी आदमी। ए मैन ऑफ कलर का मतलब होता है रंग वाला आदमी नहीं, ए मैन ऑफ कलर का मतलब होता है बच्चों काला आदमी, अश्वेत आदमी। कैसा आदमी? अश्वेत आदमी। ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक अश्वेत आदमी, हु अटेम्प्टेड, जिसने प्रयास किया, टू लिव माने जीने का, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक अश्वेत आदमी जिसने एक मानव प्राणी की तरह जीने का प्रयास किया, वो आज पनिश्ड, उसको दंड दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता था। आपने वीर विनायक दामोदर सावरकर का नाम सुना होगा, जिनकी एक बुक है जिसका नाम है
1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर, हिंदी में 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर। उसी तरीके से एक हिंदू पद बादशाही, ये किताब भी वीर विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी। अंग्रेजों ने उनको हमसे आइसोलेट किया, उनको हटा करके जो है अंडमान निकोबार द्वीप है उसके ऊपर कहीं काले पानी की सजा दी। काले पानी की सजा का मतलब होता था कि हमारे लोगों को हमसे आइसोलेट कर दिया जाता था, हमसे अलग थलग किसी दूर कालकोठरी के अंदर ले जाकर के उनको बंद कर दिया जाता था। ऐसा ही देखो साउथ अफ्रीका में हुआ है। इन साउथ अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, यानी एक इंसान, एक अश्वेत मनुष्य जो कि एक मानव प्राणी की तरह जीने की कोशिश करता था, वॉज पनिश्ड, उसको दंड दिया जाता था, उसको सजा दी जाती थी, एंड आइसोलेटेड, और उसे अपने लोगों से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा आदमी जिसने अपने लोगों के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति अपनी ड्यूटी या अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश की, वॉज इनएविटेबली रिप्ड, उसको अनिवार्य रूप से, इनएविटेबली का मतलब होता है बच्चों एविटेबल, इनएविटेबली, उसे अवश्यंभावी रूप से रिप्ड फ्रॉम, रिप यानी आइसोलेट, रिप्ड फ्रॉम, आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अवश्यंभावी रूप से अपने परिवार से, एंड हिज होम, तथा अपने घर से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता था, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसको एक अपार्ट जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। क्या है अपार्ट? अपार्ट का मतलब बिल्कुल एकाकी जिंदगी। अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों लॉनसम। क्या बोलते हैं? ये देखो सोलिटरी, एक शब्द तो ये है, सोलिटरी का मतलब भी एकाकी होता है, और एक शब्द आता है लॉनसम, दोनों एडजेक्टिव हैं। एंड ही वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, and he was forced to live a solitary life, and he was forced to live a lonesome life, और ऐसे आदमी को बच्चों एक लॉनसम लाइफ या एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। ए ट्विलिट एक्सिस्टेंस, एक सांध्यकालीन अस्तित्व के जैसा, ट्विलिट यानी होता सांध्यकालीन, एक सांध्यकालीन अस्तित्व के जैसा, ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, सीक्रेसी माने रहस्य होता है, और रेबेलियन का मतलब विरोध होता है, यानी विरोध और रहस्य का जो है एक सांध्यकालीन, विरोध और रहस्य के एक सांध्यकालीन अस्तित्व जैसा, विरोध और रहस्य के एक सांध्यकालीन अस्तित्व के जैसा। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, इन द बिगिनिंग को अंडरलाइन करो बच्चों, इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, दोनों सही, इन द बिगिनिंग भी सही है, एट द बिगिनिंग भी सही है, एट द एंड भी सही है, और इन द एंड भी सही है। इन द एंड भी सही है, एट द एंड भी सही है, लेकिन बच्चों एट फर्स्ट होता है, इन द फर्स्ट कभी नहीं होता। एट फर्स्ट, एट लास्ट होता है, एट फर्स्ट होता है, एट लास्ट होता है। उसी तरीके से एट नाइट होता है, एट मिडनाइट होता है, एट नून होता है, परंतु इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है। ये बातें हैं, इनको आपको जो है दिमाग में ऐसे कैसे ही बैठाना पड़ेगा। आगे देखो बच्चों, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, यानी शुरुआत में तो आई डिड नॉट चूज, मैंने नहीं चुना था, टू प्लेस, टू रैंक माई पीपल अबाउ माई फैमिली, शुरू में तो मैंने अपने देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों से ऊपर रखने को नहीं चुना था, परंतु बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, किंतु अपने देशवासियों की सेवा करने की कोशिश में आई फाउंड दैट, मैंने ये पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइगेशंस, कि मुझे मेरे कर्तव्यों को निभाने से रोका गया, एज ए सन, एक बेटे के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक हस्बैंड के रूप में मुझे मेरे परिवार के प्रति जो मेरे दायित्व थे उनको निभाने से रोका गया। देखो बच्चों, प्रिवेंट फ्रॉम, इस सेंटेंस को एक बार गौर से देखना, एक सेंटेंस दिखा रहा हूं, डोंट प्रिवेंट मी टू गो, देखो बच्चों, डोंट प्रिवेंट मी टू गो, दिख रहा है, डोंट प्रिवेंट मी टू गो, ये जो सेंटेंस है बच्चों, इसमें शुरू में मैंने डोंट लिखा है, डोंट प्रिवेंट मी टू गो। यहां बच्चों करेक्शन की जब बात आती है तो डोंट प्रिवेंट मी, इस टू को काट के क्या करना पड़ेगा बच्चों, फ्रॉम करना पड़ेगा, और फ्रॉम करोगे तो गो में आईएनजी भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है, आप लोग साहब टू भी तो प्रीपोजिशन है। इस नियम के बच्चों 3 अपवाद हैं, नंबर 1 बट, नंबर 2 एक्सेप्ट, और नंबर 3 है बच्चों टू, यानी BET बैट,
बैट को छोड़कर, बट, एक्सेप्ट और टू को छोड़कर अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है बच्चों, तो उस वर्ब में क्या आना जरूरी है? उसमें आईएनजी आना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, अगर प्रिवेंट आ रहा है तो प्रिवेंट के बाद फ्रॉम आएगा। द वर्ब प्रिवेंट शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन फ्रॉम। प्रिवेंट के बाद में फ्रॉम आता, टू नहीं आता। डोंट प्रिवेंट मी टू गो, मुझे जाने से मत रोको, ये वाक्य गलत है। शुद्ध क्या होगा? डोंट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग, मुझे जाने से मत रोको। ओके बच्चों, देखो प्रिवेंट के बाद क्या आ रहा? फ्रॉम आ रहा है। आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइगेशंस, कि मैं अपने ऑब्लाइगेशंस या अपने जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को निभाने से मुझे रोका गया। एज ए सन, एक बेटे के रूप में, ब्रदर एक भाई के रूप में, फादर एक पिता के रूप में, एंड हस्बैंड और एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। मैं बच्चों आई वॉज नॉट बोर्न में जन्मा नहीं था, विद ए हंगर यानी भूख लिए, टू बी फ्री में आजाद होने की भूख लिए नहीं जन्मा था, बल्कि मैं तो आजाद ही जन्मा था। मैं आजाद होने की भूख लिए नहीं जन्मा था, बल्कि मैं तो आजाद ही जन्मा था। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी, हंगर इन भूख होता है, हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होने की भूख लिए नहीं जन्मा था। आई वॉज बोर्न फ्री, बल्कि मैं तो स्वतंत्र ही जन्मा था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से स्वतंत्र, दैट आई कुड नो, जिसे कि मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर बाई मदर्स हट, अपनी माँ की झोंपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के बीचों बीच से बहने वाले झरने में तैरने के लिए स्वतंत्र। फ्री टू रोस्ट, भूनने के लिए स्वतंत्र। मिलीज यानी होता है बच्चों कॉर्न को, भुट्टे। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे मक्का के भुट्टों को भूनने के लिए स्वतंत्र। एंड राइड, और सवारी करने के लिए स्वतंत्र। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठों के ऊपर सवारी करने के लिए स्वतंत्र। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइडेड बाई, इसका मतलब भी पालन करना होता है। एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैंने अपने कबीले या अपनी जनजाति के जो कस्टम्स है, जो रिवाज है, उनका पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक बच्चों क्या हुआ? तब तक मुझे इंसान तथा भगवान के जो कानून हैं, उन कानूनों के द्वारा मुझे ट्रबल नहीं किया गया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तब तक मुझे ट्रबल नहीं किया गया, मुझे परेशान नहीं किया गया, जब तक मैंने अपने पिता और अपने कबीले के रिवाजों का पालन किया। तब तक मुझे ईश्वर तथा मनुष्य के कानूनों के द्वारा परेशान नहीं किया गया। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं कि यह तक का पार्ट हमारा समाप्त हो गया है, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और आज की बात यही समाप्त, बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।